विश्व में हर शब्द का एक अर्थ होता है और लोग उस शब्द के महत्वाकांक्षा के हिसाब से उसे पुकारते हैं। दिल्ली का एनसीआर या नेशनल कैपिटल रीजन वैसे तो दिल्ली के साथ कई राज्यों के प्लान सिटीज को समाया हुआ है। ये कोई स्पेसिफिक सिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन फिर भी एनसीआर शब्द की एक अलग महत्वाकांक्षा है, जहां देश की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन यूजेज में इसका नाम कई बार इस्तेमाल किया जाता है। पूरे देश में एनसीआर की एक अलग पहचान है, पर इस एनसीआर की तरह एमएमआर या मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन भी एग्जिस्ट करता है, जो कि इकोनॉमिकली कई मायनों में एनसीआर से काफी आगे है। एमएमआर मुंबई और उसके नजदीक के कई इलाकों को अपने अंदर रखती है, पर यहाँ पूरे देश के अंदर दूर दूर तक कहीं पर भी आपको एमएमआर इस शब्द की बात होते हुए नजर नहीं आएगी। इंस्टेड मुंबई के कई नजदीकी इलाकों और मुंबई के पार्ट के अंदर के एक्सटेंशन को ही मुंबई माना जाता है। आखिर दिल्ली एनसीआर और मुंबई एमएमआर के अंदर इतना बड़ा अंतर क्यों है, यही चीजों के बारे में आज हम विस्तार से समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब ब्रिटिश ने राजधानी दिल्ली को ऑटोमेटिकली भारत की राजधानी होने के लिए चुना गया। दिल्ली एक नेशनल पॉलिटिकल पावर हाउस बन गई थी, पर आजादी के 20 से 30 साल बाद दिल्ली सैचुरेटेड हो गई थी। बढ़ती हुई पॉपुलेशन, लैक ऑफ स्पेस की वजह से यहाँ सरकार ने दिल्ली के बोझ को हल्का करने के लिए दिल्ली के नजदीकी इलाकों को डेवलप करना शुरू कर दिया और यहाँ नए ग्रीन फील्ड सिटीज भी डेवलप हुए, जैसे कि नोएडा, जिस शहर के लिए जमीनों को इनके मालिकों से जबरदस्ती एक्वायर किया गया था डेवलपमेंट के लिए। और वैसे हम नोएडा सिटी के डेवलपमेंट के लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो वैसे बना चुके हैं, जिसे आप देख सकते हो। खैर, यहाँ सबसे बड़ा स्टेप साल 1985 में लिया गया, जब नेशनल कैपिटल रीजन या एनसीआर और उसके प्लानिंग बोर्ड को 1985 के नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड एक्ट के तहत बनाया गया था। इस 1985 एक्ट के अनुसार एनसीआर में पूरी दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रेवाड़ी तहसील, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और राजस्थान का अलवर डिस्ट्रिक्ट के कुछ हिस्से मिले हुए थे। साल 1985 के एनसीआर की सीमा 34,144 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करती थी। फिर बाद में इस रीजन में ग्रोथ आने लगी, जहाँ पर एनसीआर में और भी कई एरियाज को इंक्लूड किया गया, जैसे यूपी का नौ, झाझर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, जिंद और करनाल। यूपी में साल 1997 में गौतम बुद्ध नगर नाम का एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, जिसे एनसीआर के अंदर ऐड किया गया। इसी के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, बागपत, हापुड़, शामली ऐसे एरिया ऐड किए गए और राजस्थान का भरतपुर भी ऐड किया गया। एनसीआर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो ये बहुत यूनिक है, क्योंकि एनसीआर में दिल्ली यूनियन टेरिटरी के साथ साथ 3 अलग राज्य भी है, तो यहाँ पावर डिवाइडेड है। हालांकि साल 1985 में बने नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड को प्योरली रीजन को संभालती थी। ये बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाती थी, जहां ये बोर्ड एनसीआर की नेशनल रीजनल प्लानिंग और सिलेक्टेड प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग और फाइनेंस अरेंज करने का काम करती थी। एनसीआर में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अलग ही दबदबा था, क्योंकि भले ही एनसीआर में दिल्ली हो, लेकिन यूनिटरी होने के बावजूद लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जैसे स्टेट टाइप फीचर्स यहाँ पर रखे गए थे। पर यहाँ पुलिस, लैंड, पब्लिक ऑर्डर जैसे गवर्निंग पावर्स दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं होते, ये सब यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आते थे। ऊपर से यहाँ राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटेड एक लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर भी होता था, जो दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करते हैं और कई मामलों में दिल्ली गवर्नमेंट से भी ज्यादा पावर रखते हैं। एनसीआर रीजन को भारत सरकार कोई राज्य या यूनियन टेरिटरी की नजर से नहीं देखती, उनके लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस रखता है। और जैसे मैंने बताया, भारत सरकार कई प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी रखती है सेंट्रली इस एरिया के ऊपर, और कई अलग हिस्सों को नहीं बल्कि एनसीआर को एज अ होल डेवलप करने के लिए प्रयास करती है, जिसके कारण आज एनसीआर भारत का सबसे पावरफुल रीजन में से एक माना जाता है। पर यहाँ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के एग्जिस्टिंग के कारण कई विवाद भी होते हैं दोनों के बीच में। यहाँ कई दूसरे स्टेट्स के लैंड भी आते हैं, इसके लिए कई सारे स्टेट्स गवर्नमेंट मेनली एनसीआर में आने वाले सिर्फ अपने राज्य को क्षेत्रों को डेवलप करने पर ध्यान देती है, इसलिए कई इंटरस्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट्स भी चल रही है और एनसीआर स्टेट्स के हिसाब से कानून भी बदलते हुए दिखते हैं। स्पेशली जो कोरोना पैंडेमिक था, उस टाइम पे देखा गया कि लॉकडाउन के दौरान एनसीआर पूरी तरह से बट गया था स्टेट्स के बीच में, और यहाँ पढ़ने वाली हर सिटी अपने अपने स्टेट्स के द्वारा अनाउंस किए गए गाइडलाइंस की पालन कर रही थी, जो कि लोगों को काफी दिक्कत पहुंचा रही थी। लेकिन आज भले ही एनसीआर बहुत प्रचलित है, पर यहाँ एनसीआर में आने वाले हर एक शहर को अपनी एक पहचान पूरे देश के अंदर इसी कारण मिली है, क्योंकि इसके इस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को बहुत यूनिक रखा गया है। जैसे नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे शहर भले ही यूपी गवर्नमेंट के अंदर आते हो, पर इन्हें एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए नोएडा अथॉरिटी जैसी ऑटोनॉमस बॉडी बनाई गई है, जो फ्रीली अपना काम कर सकती है। यहाँ गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद जैसी सिटीज है जो खुद के पास अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो है, पर ये सारे शहर किसी न किसी एक चीज के अंदर स्पेशलाइज्ड है, जो एनसीआर का पार्ट होने के बावजूद अपनी अलग पहचान बना पाए है। लेकिन यही चीज जो है वो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर नहीं है, जो कि उसको पहचान बनाने में कभी भी
सक्सेस नहीं दे पाई। बात करें MMR रीजन की, तो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, जो कि MMR के रूप में भी बुलाया जाता है, वो पहले ग्रेटर मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया के नाम से जाना जाता था। एक ऐसा मेट्रोपॉलिटन एरिया जो महाराष्ट्र के पश्चिमी एरिया में स्थित था, कोंकण डिवीजन में, और मुंबई के नजदीकी सैटेलाइट सिटी से मिलकर बनता था, जिसका कुल क्षेत्र सिर्फ 6328 स्क्वायर किलोमीटर था और 26 मिलियन से अधिक लोग इसके अंदर रहते थे। इसके कारण ये दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेट्रोपॉलिटन शहरों में से एक था। इस क्षेत्र में लगभग पिछले 20 सालों के दौरान विकसित होते हुए कई एरियाज नजर आए और इसमें 9 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, जैसे कि ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या BMC, भिवंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कल्याण डोंबिवली, मीरा भाईंदर, नवी मुंबई, पनवेल, थाने, उल्लासनगर, वसई विरार, और इसमें स्मॉलर म्युनिसिपल काउंसिल्स भी है, जैसे अंबरनाथ, बदलापुर, पालघर, उरण, माथेरान, करजत, खोपली, पेंड, अलीबाग। और इनमें से कुछ शहर ऐसे हैं जिनके अंदर रिसेंटली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बनाने की बात की गई है। इनफैक्ट दोस्तों, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन ऐसा एरिया है जहां पर देश के सबसे ज्यादा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस मौजूद है। इसमें मुंबई सिटी, मुंबई सबर्बन, थाने डिस्ट्रिक्ट, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, पालघर डिस्ट्रिक्ट जैसे रीजन्स भी आते हैं। मुंबई के MMR रीजन पूरी की पूरी महाराष्ट्र राज्य के अंदर आती है और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा गवर्न की जाती है। मुंबई में भी दिल्ली जैसे बढ़ती हुई पॉपुलेशन को सॉल्व करने के लिए MMR रीजन को प्लान किया गया है, पर यहाँ पर ज्यादातर डेवलपमेंट मुंबई सिटी में ही हुआ और NCR के जितना स्प्रेड आउट डेवलपमेंट MMR में कभी नहीं हो पाया। हालांकि साल 1970s में इंडियन कंपनीज एक्ट 1917 के अंतर्गत सिडको या सिटी इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्थित हुई थी, जिसने नवी मुंबई जैसे एक ग्रेट प्लांट सिटी को बनाया जो कि काफी एफिशिएंटली सिडको संभालती भी है। इसके अलावा मुंबई के नजदीक रहने वाले थाने डिस्ट्रिक्ट के भी कई इलाकों में काफी डेवलपमेंट देखने को मिला है, लेकिन MMR रीजन का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए महाराष्ट्र सरकार ने साल 1975 में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक स्टेट ओन्ड बॉडी है जो क्षेत्र में टाउन प्लानिंग, डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग की जिम्मेदारी उठाती है। MMRDA के गठन को इसलिए किया गया था ताकि पूरे के पूरे MMR रीजन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका एक साथ विकास हो सके। ग्रेटर मुंबई और नवी मुंबई के बाहर के क्षेत्रों के अंदर का संगठित विकास के लिए ये काम करती थी, इसलिए MMRDA के जरिए कई प्रोजेक्ट उठाए जाते थे। लेकिन इन दी एंड ऑफ द डे MMRDA एक सरकारी स्टेट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन थी और यहाँ पर NCR जैसी सिचुएशन से कभी नहीं बना पाई। दिल्ली से नजदीक होने की वजह से NCR को काफी अवसर भी प्राप्त हुए कई न्यू सिटीज बनाने के लिए, लेकिन MMRDA ये चीज कभी नहीं कर पाई। रोड्स, ब्रिजेस, इन जैसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में ही MMRDA अटकी रही। इसलिए मुंबई के पास होने के बावजूद MMR रीजन के अंदर कई क्षेत्र ऐसे हैं जो अच्छी तरीके से प्लान या डेवलप्ड नहीं है। यह MMR के कई हिस्सों से ज्यादा पुणे फायदा उठा रहा है मुंबई का। MMR के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही थी, लेकिन आज मुंबई के अंदर जितनी बड़ी लाइन कंस्ट्रक्शन का काम है वो ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, जो कि कुछ हद तक अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये चीजें दिक्कत भी प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल NCR के अंदर जो पूरा मेट्रो नेटवर्क बन रहा है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी DMRC बना रही है, जबकि मुंबई के अंदर कुछ लाइंस MMRDA बना रही है, कुछ लाइंस PPP में डेवलप की गई थी, कुछ लाइंस जो है वो कंप्लीटली स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा बन रही है। वहीं पर एक महा मेट्रो जैसी नई बॉडी अब बन गई है स्टेट लेवल पे, पुणे मेट्रो या कोई और गवर्नमेंट एंटिटी, ये सब टुकड़े हिस्सों के अंदर चीजें कर रहे हैं। सेम चीज नवी मुंबई मेट्रो के लिए भी जाती है। तो इसी की वजह से NCR जैसा यूनिफॉर्म डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ नहीं और कभी भी क्विकली डिसीजंस नहीं लिए जाते। MMR में कुछ भी अगर डेवलप करना होता है तो यहाँ पर एक बहुत गहरे जाल में से गुजरना पड़ता है परमिशन एंड अप्रूवल्स के लिए। वैसे MMR और NCR को कंपेयर करना सही नहीं है, क्योंकि एक तो प्योर NCR रीजन में पहले से यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल है जो चीजों को नेशनल इंपॉर्टेंस के साथ में देखती है, जहाँ पे वहाँ पे कई ऑटोनॉमस फ्री रीजन्स बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से NCR का डेवलपमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन MMR के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि MMR अभी भी एक्सपांड होने के प्लान्स बना रहा है, जहाँ नैना जैसे बड़े ग्रीनफील्ड सिटीज अनाउंस किए गए हैं, MTHL की वजह से और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से यहाँ पर और शहर बनेंगे। NCR में वहीं पे हरियाणा के झाझर डिस्ट्रिक्ट के पास में रिलायंस अपनी मेट सिटी बना रही है जो दिल्ली NCR को एक्सपांड करेगी। मुंबई रीजन में वैसे सबअर्बन रेल की वजह से या लोकल की वजह से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है और बन रही मेट्रो लाइन, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, ये प्रोजेक्ट जो इन शहरों को और बढ़ा रही है। वहीं पर दिल्ली के अंदर आज RRTS है। दोनों रीजन्स के अपने अपने स्ट्रेंथ है और कुछ दिक्कतें भी। एक्चुअली देखें तो NCR एज एन होल रीजन ज्यादा सक्सेसफुल रहा है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन से। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।